Welcome back to Business Communication CSCET. I hope all of you guys are doing very well and सब कुछ भला चंगा चल रहा है. आप लोग सेफ हो, आप लोग के आसपास वाले सेफ हो, आपका वाला एंड वाली सेफ है. मम्मी पापा की बात हो रही है यहाँ पे. तुम गलत समझते हो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ उस बारे में. Okay, so in the last lecture we finished off with chapter 1 English grammar and its usage. आज हम प्रस्थान करने जा रहे हैं chapter 2 की तरफ, जो कि है enriching vocabulary. उस पे जाने के पहले मैं एक जनहित में जारी सूचना देना चाहूँगी. जनहित में जारी सूचना क्या देना चाहूँगी? जनहित में जारी सूचना ये देना चाहूँगी आपको कि भैया ये है तुम्हारा सिलेबस. ये तो अभी तक तो पता चल ही गया होगा, पता चल ही जाना चाहिए. तो इसमें से जो ये पोर्शन है ये हम कर चुके हैं. दिस इज़ डन, दैट इज़ 5 चैप्टर्स आर डन. उसके बाद इस पोर्शन में, लैंग्वेज ओरिएंटेड पोर्शन में, हमने कल ये चैप्टर ख़त्म किया, चैप्टर 1. अब बचा हमारा सिर्फ चैप्टर और 2 और 3. तो टोटल कहने का मतलब 6 और 8 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं. 8 में से 6 चैप्टर्स हम ख़त्म कर चुके हैं. एंड अगर अभी तक आपने रिविज़न नहीं किया है तो बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी कठिनाई होने वाली है बॉस. अब बहुत कठिनाई होने वाली है. प्लीज़ स्टार्ट कर लो. और ये भी मैं आपको बता दूं कि 2 और 3 चैप्टर्स जो कि बचे हुए हैं हमारे, इसमें से 3rd चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें मेरे पास कुछ समझाने के लिए तुमको है नहीं. उसमें तुमको स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, क्योंकि कोई भी पैसेज उठा के वो तुमको कॉम्प्रिहेंशन करने बोल सकते हो उसका. तो मैं तुमको स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि वो कैसे टैकल करते हैं. वो उस पर हम आएंगे. मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया सिर्फ चैप्टर 2 है जिसमें थोड़ा बहुत समझाने का पार्ट है जो मैं तुम्हें बताऊंगी. बाकी जो एक मेजर समझाने का पार्ट था वो हो चुका है. तो कृपया करके अपने आप पे दया करिए, अपने आप पे मेहरबानी करिए और रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो. बाकी फिर अगर नहीं किया है तो मैं दुआ करूँगी, प्रार्थना करूँगी, दुआ में याद रखूँगी तुमको. ठीक है. ओके, सो वी स्टार्ट विथ एनरिचिंग वोकैबुलरी गाइस. एनरिचिंग वोकैबुलरी, पहले मेरे को बता दो वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है. बहुत ही कॉमन टर्म है, तुमने सुना होगा कि अरे इसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, शी हैज़ अ वेरी गुड वोकैबुलरी. तेरी वोकैबुलरी तो मेरी समझ के बाहर है. शशि थरूर जो वर्ड्स यूज़ करता है, पता नहीं क्या कहते हैं, लंबे लंबे वर्ड्स जो हमें समझ में नहीं आते, वो क्या है. तो ये सब जो है वोकैबुलरी है. वोकैबुलरी मतलब जितने वर्ड्स के मीनिंग आपको पता हो सकते हैं वो है वोकैबुलरी. जितने ज़्यादा आपके वर्ड्स के मीनिंग आपको पता है उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी वोकैबुलरी है. जितने ज़्यादा वर्ड्स के मीनिंग आपको पता रहेंगे उतने ज़्यादा नए वर्ड्स आप कम्युनिकेशन में यूज़ कर पाओगे, उतने ज़्यादा नए वर्ड्स आप समझ पाओगे, उतने ज़्यादा वर्ड्स आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हो. तो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यू नो इज़ वोकैबुलरी. इट कुड बी, मतलब आपको सिर्फ गिन के 10 चीज़ों का मीनिंग पता है तो यू हैव अ वोकैबुलरी ऑफ 10 वर्ड्स. अगर आपको 10 लाख वर्ड्स का मीनिंग पता है तो यू हैव अ वोकैबुलरी ऑफ 10 lakhs. मतलब जितने ज़्यादा वोकैबुलरी इज अ पर्सन्स ओन नॉलेज ऑफ वर्ड्स. जितने ज़्यादा वर्ड्स की नॉलेज आपको है उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी वोकैबुलरी है. क्यों मैडम, क्यों फालतू का वोकैबुलरी वगैरह के बारे में जानना है? फालतू का वो अपना ससुरा ससुरी काका काकी वाला ही ज़माना अच्छा था. फिर इंग्लिश आ गई, ब्रिटिशर्स आ गए, तो उसके बाद अब वोकैबुलरी भी. पहले ही हम इतना कुछ पढ़ के आए, नाउन्स प्रोनाउंस, वो तो प्रॉपरली अभी तक भेजे में शायद घुसा भी नहीं है, समझा भी नहीं हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे साथ हवा भी नहीं लगी, और अभी वोकैबुलरी आ गया. तो वोकैबुलरी क्यों ज़रूरी है ये आपको बता देते हैं. ये एज अ स्टैंड अलोन आने के क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि इसमें इतना सारा कुछ है पूछने के लिए. अब ये पूछेंगे वोकैबुलरी क्यों ज़रूरी है, इसके चांसेस कम हैं. बट बॉस इंस्टीट्यूट है, अपनी इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है तो अपन भी हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. तो एक बार देख लेते कि वोकैबुलरी अच्छी होना या ज़्यादा बड़ी वोकैबुलरी होना क्यों ज़रूरी है. बिल्डिंग ए वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो 3rd चैप्टर है हमारा. इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे जो कि आखिरी चैप्टर है, एक बार सटल सा हिंट दे रही हूँ कि जो आखिरी चैप्टर है इसके बाद, उसको कॉम्प्रिहेंशन को आपको रीड करने में ईजी हो. वो कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि जितने ज़्यादा वर्ड्स के आपको मीनिंग पता रहेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर से समझ पाओगे, उतना ज़्यादा आप फास्ट रीड कर पाओगे, उतना ज़्यादा अच्छे से वो गिवन पैराग्राफ को समझ पाओगे और उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे. ओके, बिल्डिंग अ वोकैबुलरी विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अरे जितना ज़्यादा अच्छे से पता होगा तभी तो शो ऑफ कर पाओगे ना. अब कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी कि इट्स रेनिंग बहुत यार, इट्स रेनिंग वेरी हैवीली, इट्स रेनिंग वेरी हैवीली आउटसाइड. बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है. या फिर आपने सुना होगा लोग उसको ऐसे भी बोलते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. अब एक्चुअल में कुत्ते बिल्ली तो गिर नहीं होते ना. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है इट्स रेनिंग हैवीली. सिर्फ उसको एक डेकोरेटेड वे तरीके से बोला गया है, तो इसका आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है. सामने वाले को लगता है कि हाँ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो. या फिर
You very good, you did a very good job, you did a very good job with this project. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, you did an outstanding job on this project. ओके, तो वेरी गुड की जगह हमने आउटस्टैंडिंग यूज कर लिया. एंड एज अ कॉमन प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब हम ये वेरी वर्ड है ना, ये वेरी वर्ड हमें अवॉइड करना चाहिए, ये वेरी वर्ड हमें अवॉइड करना चाहिए. दिस इज़ वेरी लार्ज, दिस इज़ वेरी लार्ज, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. मतलब बोलने के लिए कोई तुम्हें मारेगा नहीं तुमने ऐसा कुछ बोल दिया तो, बट तुम ये वेरी वर्ड यूज करते हो तो इससे तुम्हारा बचपना पता चलता है, इससे पता चलता है कि तुम्हारी वोकैबुलरी उतनी स्ट्रांग नहीं है. तो वेरी लार्ज को कैसे यूज कर सकते हैं? इनॉर्मस, वेरी लार्ज को इनॉर्मस बोलते हैं. वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग. ओके, सो ऐसे सब तरीके से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, ऐसे सब तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती है. बिल्डिंग योर वोकैबुलरी में हेल्प इंप्रूव योर पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. प्रोफेशनल लाइफ इसीलिए कि अगर आप बॉस और इंटरव्यूअर्स के सामने आप ऐसे अच्छे तरीके से बात करें, इतने अच्छे वर्ड यूज़ करके बात करें, तो वो नेचुरली आपसे इंप्रेस होगा एंड आपको एक एज मिलेगा. आप भी कंपनी सेक्रेटरी हो, वो भी कंपनी सेक्रेटरी हो, उसका इतनी अच्छी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, उसका इतनी अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, आपकी इतनी अच्छी है, तो वो आपको हायर करेगा. क्योंकि भैया लॉ का ज्ञान तो दोनों को सेम तरीके से है ना. एंड सोशल लाइफ में मामा काका चाचा चाची को बताने के लिए कि भैया मेरे को बहुत तगड़ी इंग्लिश आती है, हमारा बबुआ बहुत सही इंग्लिश बोलता है. एंड पर्सनल लाइफ में तुम देख लो, अब तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि तुम्हें किसको इम्प्रेस करना है उस चीज़ को लेके. ओके, सो ये टॉपिक्स हैं जो कवर्ड है वोकैबुलरी में. दीज आर द टॉपिक्स विच आर कवर्ड. इसमें से हम कोशिश करेंगे कि आज यहाँ तक हो जाए, वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल तक हो जाए, इडियम्स फ्रेजेस वगैरह. वी विल सी कि वी विल प्रॉबली डू इट इन अनदर क्लास, इडियम्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस. Okay, so let's start guys, let's start. Choice of words, choice of words पहला टॉपिक है. तो choice of words क्यों पढ़ना है कि भैया कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है. अरे मैडम ये भी चीज़ है, अभी शब्द भी सोच के इस्तेमाल करेंगे. ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कब कौन सा सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं. आपको मम्मी बोलती है ना, अरे देख के तो बात किया कर, किससे बात कर रहा है, अरे देख के तो बात किया कर, किससे बात कर रहा है. इज नथिंग बट चॉइस ऑफ वर्ड्स. Okay, so choice of words, the words you choose to communicate with someone depends on the following factors. अब देखो यहाँ पे कोलन लगा हुआ है, ऐसे तुमको ना लिंक करते जाना है कि यार मैंने कोलन पढ़ा था, यहाँ पे कोलन क्यों लगा हुआ है. अच्छा यहाँ पे कोलन इसलिए लगा कि वो नीचे बता रहे कि नीचे बहुत सारे पॉइंट्स है, वो चाह रहे हैं कि हम नीचे अटेंशन दें. तो ऐसे जितना तुम ऑब्जर्व करोगे ना इस लैंग्वेज में, उतना तुम जल्दी सीखोगे, जितना तुम ऑब्जर्व करोगे उतना तुम बेटर सीखोगे. ओके, तो रेंज ऑफ योर ओन वोकैबुलरी. अरे भाई तुम वो वर्ड चूज कैसे करोगे जब तुमको आता ही नहीं है, तुमको उसका मीनिंग ही नहीं पता, तुमको वर्ड ही नहीं पता, तो तुम उसको अपनी कम्युनिकेशन में कैसे यूज करोगे. सीधी बात है, कोई दो राहें ही नहीं है इसमें. योर ऑडियंस और पर्सन हु यू आर कम्युनिकेटिंग विथ, तुम जिससे बात कर रहे हो उसी को नहीं समझा. अब तुम गए सब्जी भाजी लेने, आलू लेने गए, प्लीज सर जी प्लीज बार्गेन, भैया जी please bargain on the price of these vegetables, on the price of these potatoes. I'm not that wealthy enough to pay so much. Please bargain a little bit. उसको क्या समझेगा कि तू भाव, सीधा बोलना भैया भाव तो करो, 10 का 8 में दे दो, आपका भी नहीं मेरा भी नॉर्मल ले लो, भाव तो आपको समझना है कि सामने वाले को वो बात समझेगी क्या जो आप कहना चाह रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स यूज करना है. ओके, देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, ओरल और रिटन. अब तुम ऐसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करो, उसमें तुम TTYL, BRB, FOMO एंड और क्या है, व्हाट्सएप है या HYD एंड आई डोंट नो क्या क्या है यार तुम लोग के वो स्लैंग्स, वो तुम एब्रीविएशन यूज़ करोगे क्या. नहीं, बॉस भी तुमको बोलेगा ओके गेट लॉस्ट, GT, GL गेट लॉस्ट. तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट यूज दोज काइंड्स ऑफ वर्ड्स. और अगर तुम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बात करो तो अपने दोस्त से बात करो, तुम ऐसे लिखोगे क्या, डियर सर विथ अटमोस्ट प्लेजर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट टुडेज बिल इज टू बी स्पॉन्सर्ड बाय यू. वो बोलेंगे भाई पगला हो गया क्या, सीधा सीधा बता के तो चाहते हैं कि मैं पार्टी दूँ, ये क्या बातें कर रहा है मेरे से, क्यों इतनी होशियारी मार रहा है. तो अकॉर्डिंगली कि फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ओरल है कि रिटन है, आपको उस हिसाब से बात करनी है. या अगर ओरल कम्युनिकेशन आप करें तो आप से बोलोगे क्या, डियर सर, सब रेफरेंस नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, सब्जेक्ट दिस, सिग्नेटरी दिस. तो ये सब बातें करने का मतलब नहीं, मुद्दे की बात पे आ सकते हैं ग्रीटिंग्स देके.
the message you intend to convey, the urgency, disappointment, the level of accuracy. अगर urgency है तो आप urgent लिखोगे वहाँ पे, या please दोगे अगर आपको request करनी है. तो अगर आप disappointment ले रहे हो तो आप ऐसे यूज़ करोगे, we regret to inform you that application was not selected, we regret to inform you that you couldn't clear the test. जो भी है, तो आप अपने words, आपको क्या message communicate करना है उस हिसाब से चूज़ करोगे. Context and usage. Certain words can only be used in a particular context, and if they are used otherwise they would convey the wrong sense, hence influencing the choice of words. अब engaged है, engaged अब तुमको तो यही मतलब पता होगा कि भैया अंगूठी पहना दी तो engaged हो गए. एक होता है engaged, अब दूसरा ये भी होता है engaged. I am engaged in a meeting, I am engaged with this particular project, I am engaged in this business environment. जो भी है, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है. एक है कि सगाई हो जाना, एक है कि आप बिजी हो अभी इस पर्टिकुलर मीटिंग में, आप बिजी हो इस पर्टिकुलर चीज़ से, आप ऑक्यूपाइड हो इस चीज़ को लेके, आप वो बताना चाह रहे हो. या वॉशरूम्स में अगर आप कभी देखोगे लॉक लग जाता है, आप अंदर जाके लॉक कर देते हो तो बाहर वो फ्री से एंगेज हो जाता है या ऑक्यूपाइड हो जाता है. तो आपको अकॉर्डिंगली यूज़ करना है वर्ड, और कैसे वर्ड को आप कौन सी सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो आपको उस वे से यूज़ करना है ताकि उसका प्रॉपर मीनिंग जाए. Regional or national differences, language or connotation can influence your choice of words. Liberal in Britain has a positive meaning. It's generous and open-minded. In America, it is of political abuse. तो आपके रीजन के हिसाब से, आप कौन से रीजन में खड़े रह के बात कर रहे हो, आप कैसी लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही, कौन सी कंट्री में बात कर रहे हो, उस हिसाब से बात कर रहे हो तो पता चलेगा. जैसे भाऊ मराठी में बोलते रहे भाऊ ऐसे मत करना, भाऊ असं नको करू, असं नको करा. तो महाराष्ट्र में भाऊ मीन्स भाई टाइप का हो गया. भाई जैसे हम बोलते हैं कि भाई यार ऐसे, तो भाऊ बोलते हैं उसको. अब तुम अगर केरला में जाओगे भाऊ तो वो समझेगा कुत्ते की बात कर रहा है, भाऊ, डॉगी भाऊ. तो यू नो डिफरेंट टर्म्स, तो यू हैव टू यूज टर्म्स अकॉर्डिंगली. Okay, improving vocabulary, try and understand the root etymology of the words. Good dictionary gives all the changes that a root word can undergo. Please improve your vocabulary. The more you improve your vocabulary, the better choice of words you will have, the better you will be able to communicate. Adaptation, the best strategy for effective writing. As with every other element of a message, your choice of words need to be guided by the audience and its purpose. ऑडियंस एंड इट्स पर्पस, आपको अपने ऑडियंस और अपने पर्पस क्या, ऑडियंस के बाद में मैं तो आपको बता दें कि भाऊ वाला एग्जाम्पल दिया. पर्पस आपको बोला जाता है कि क्लियर और कंसाइज मैसेज लिखना है, क्लियर और कंसाइज मैसेज लिखना है. कंसाइज आपको बोला है कि छोटे कम वर्ड्स यूज़ करके मैसेज लिखो, बट कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ एक्सप्रेशन देना ही पड़ता है. अब हमने पहले भी पढ़ा था कि कंसाइसनेस is not an excuse for clarity. Conciseness is not an excuse for clarity या completeness. Conciseness also is not an excuse for completeness. कि मतलब हमें सिर्फ छोटा लिखना है इसलिए हमने मेजर इन्फॉर्मेशन छोड़ दी क्योंकि हमें बोला गया था छोटा लिखना है, तो वैसे नहीं होता. आपको अडेप्ट कर लेना है सिचुएशन को कि हाँ मतलब इस चीज़ में मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं है एक्सप्लेनेशन, ये कुछ नया है जिस पे मुझे ज़्यादा समझाना पड़ेगा, तो कंसाइसनेस के प्रिंसिपल को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा. और ये ऐसी चीज़ है जो कि सबको बहुत क्लियरली पहले से ही पता है, तो मुझे इस पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कंसाइज का प्रिंसिपल फॉलो करूँगा. तो इसीलिए आपको अडेप्ट कर लेना है अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, हर चीज़ के अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना है और फिर अपने वर्ड्स चूज़ करने हैं. टिप्स फॉर चूजिंग राइट वर्ड्स. राइट वर्ड्स कैसे चूज करेंगे आप? फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी. सिंपल लैंग्वेज प्रोड्यूसेस द बेस्ट एंड क्विकेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन. भैया फालतू के शशि थरूर टाइप्स वर्ड्स यूज ना. शशि थरूर पता है ना यार तुम लोग को कौन है? कि मैं पहले ऐसी, शशि थरूर इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. तो आपको मतलब कभी देखा होगा उसके ट्विटर, आप चेक करोगे तो आपको इतने बड़े बड़े वर्ड मिलेंगे, सुपरफ्लिशियस, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स हैं. दे आर ह्यूज वर्ड्स एंड आपको हवा भी नहीं लगी हो क्या वर्ड्स है, तो अपने को समझता ही नहीं हो क्या बोल रहा. तो इसीलिए आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आप सबको बात क्लियरली पहुंच जाएगी. एंड जितना सिंपल आप बात करोगे उतने चांसेस होंगे कि सामने वाले को भी वो बात अच्छे से समझी है. सिंपल भाषा में बात करिए, प्लेन सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए, तो उससे आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा हर किसी से. यूज फेमिलियर वर्ड्स, द वर्ड्स विद शार्प एंड क्लियर एक्सचेंज इन माइंड्स. अगेन फेमिलियर वर्ड्स भी जो आपको पता है कि सामने वाले को पता होगा इसका मतलब. जैसे गुड बोल रही हूँ मैं तो हर किसी को समझ जाता है, भले वो इतना पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसको समझ में आ जाता है कि गुड मीन्स क्या. ठीक है, वही अगर मैं आउटस्टैंडिंग बोल रही हूँ तो इट माइट नॉट बी फेमिलियर टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो इसीलिए यूज वर्ड्स विच आर फेमिलियर. ओके, यूज वर्ड्स विच आर फेमिलियर. Jargon is a language that is unique to a particular field. Jargon क्या होता है
कि हर प्रोफेशनल एक ऐसे जार्गन, एक ऐसे टर्म को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी में ही यूज़ होता है। अब जैसे ऑपरेशन है, डॉक्टर्स के लिए ऑपरेशन अलग हो गया कि हाँ भैया काट पीट सिल के आना है, मिलिट्री वालों के लिए ऑपरेशन अलग हो गया कि दे हैव टू गो एन ऑपरेशन, और एन इन्वेस्टिगेशन वालों के लिए ऑपरेशन अलग हो गया कि दे हैव टू फाइंड आउट। सो द वर्ड मीन्स डिफरेंटली इन डिफरेंट प्रोफेशनल सोसाइटीज़। अब वो वर्ड का मीनिंग एक प्रोफेशनल सोसाइटी और उसके मेंबर्स के लिए ही सीमित है। Jargon is a language that is unique to a particular field of knowledge. Example, science, technology, art, trade or profession. This for instance is a legal jargon, military jargon, etc. Should we avoid all jargon in our writing? The question is not easy to answer. Jargon has two parts. One is a private language that only the persons in that particular field can understand. The other is wider acceptance of certain words used by the public. There cannot be any objection in this kind of jargon used. तो आपको जो jargons familiar हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं राइटिंग में, जो नॉट सो familiar है, जो बहुत ही भारी jargons हैं वो आपको नहीं यूज़ करने हैं। ओके, अवॉइड यूजिंग superfluous words. Verbosity. Verbosity is nothing but using more words than is necessary in common weakness. तो जैसे ब्रेविटी आपको बोला जाता है कि आप कंसाइज लो, आप ब्रेविटी लो, तो अगेन यही वही चीज़ है कि आप ऐसे वर्ड्स, मैंने आपको बोला कि वेरी गुड, वेरी बिग, ये सब आपको वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। आपको उसकी जगह ह्यूज यूज़ करना है, या इनॉर्मस यूज़ करना है, या आउटस्टैंडिंग यूज़ करना है, या एक्सीलेंट यूज़ करना है। तो 3-4 वर्ड्स यूज़ करने की जगह, एक ही चीज़ कहने की जगह आप एक वर्ड यूज़ करिए, उससे बेटर इम्पैक्ट पड़ता है। चूज शॉर्ट वर्ड्स जनरली कम्युनिकेट बेटर देन लॉन्ग वर्ड। शशि थरूर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मतलब लिटरली इतने बड़े बड़े उसके एक वर्ड होता है, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो समझना तो दूर की बात है। तो इसीलिए आपको शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करके बात करनी है। एकदम आप लंबा वर्ड यूज़ करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि बॉस ये तो हमसे ना हो पाएगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऑलरेडी उसको लगता है कि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, दिस इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो इसीलिए आपको शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करना है, शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग, सिलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मतलब इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्यूअर एंड लेस मीन्स द सेम टू सम पीपल, कि ठीक है देयर आर वेरी फ्यू पीपल, देयर वर लेस नंबर ऑफ पीपल। तो फ्यूअर एंड लेस लोग नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। इंटरचेंजेबली मतलब एक दूसरे के जगह यूज़ कर लेते हैं कि हाँ इसका तो मतलब एक ही होता है टाइप का। बट प्रिसाइसली अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो फ्यूअर अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेस अलग चीज़ के लिए होता है। फ्यूअर मीन्स स्मॉलर नंबर ऑफ आइटम्स एंड लेस मीन्स रिड्यूस्ड वैल्यू, डिग्री और क्वांटिटी। मतलब लेस नंबर ऑफ, अगर किसी आइटम्स की नंबर हमें बताने की नंबर कम है तो हम फ्यूअर यूज़ करते हैं कि देयर आर फ्यूअर बॉक्सेस लेफ्ट। तो और अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि दिस क्वांटिटी इज़ लेस कंपेयर टू व्हाट यू गिव, तो आप कभी भी ऐसा नहीं सुनोगे कि दिस क्वांटिटी इज़ फ्यू, ऐसा नहीं, क्वांटिटी इज लेस। भले इन जनरल हमें लगता है कि लेस और फ्यू अलग अलग है, बट फ्यूअर नॉर्मली नंबर्स के लिए यूज होता है एंड लेस क्वांटिटी, वैल्यू, डिग्री, ये सब चीज़ों के लिए यूज होता है। तो आपको अगर प्रिसाइज चाहते हो कि आपका एकदम मीनिंग बराबर तरीके से पहुंचे, एकदम जैसा आप कहना चाह रहे हो वैसा ही पहुंचे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो आपको प्रॉपर वर्ड सिलेक्ट करना है कि जहाँ फ्यू आना चाहिए वहाँ फ्यू यूज़ करो, जहाँ लेस आना चाहिए वहाँ लेस यूज़ करो। यूज जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स। ये क्या मैडम, जेंडर कहाँ से आ गया वर्ड्स में, मैं आपको बताती हूँ। जेंडर कैसे आ गया कि अर्लियर वर्ड यूज्ड टू हैपन, वी ऑल आर अवेयर ऑफ, कि पहले सिर्फ जेंट्स काम करते थे, पहले सिर्फ मेन काम करते थे, लेडीज़ का इतना कोई रोल कॉल इन प्रोफेशनल एरियाज रहता नहीं था। तो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि बहुत मेल ओरिएंटेड है। मैं कुछ भी यहाँ पे फेमिनिज्म टाइप की बातें नहीं कर रही हूँ, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। तो बहुत मेल ओरिएंटेड है, जैसे स्पोर्ट्समैन, चेयरमैन, ऐसे टाइप की वर्ड्स हैं जो कि बहुत मैन ओरिएंटेड है, जो कि एक पर्टिकुलर जेंडर ओरिएंटेड है, मेल ओरिएंटेड है। तो आपको वैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, स्पेशली इन आज की डेट में जहाँ फीमेल्स आर एवरीवेयर, be it education, be it politics, everywhere females are taking good positions, so you have to use gender neutral terms। ना मेल हो ना फीमेल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल यूज़ करना, फीमेल्स हर जगह है, तो ना मेल हो ना फीमेल हो। जैसे चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन यूज़ करो, स्पोर्ट्समैन की जगह स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करो। जेंडर न्यूट्रल टर्म्स जो किसी भी एक जेंडर को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया है चेयरमैन एंड वो सबका। चेयरमैन को आप कैसे चेयर पर्सन बोल सकते हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल सकते हो, एंड मॉडरेटर बोल सकते हो।
ओके, सो दिस वाज चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड टिप्स टू सिलेक्ट द राइट काइंड ऑफ वर्ड्स। बहुत जनरल था ये, बहुत ही मतलब हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा है, हमने बिजनेस करेस्पॉन्डेंस में पढ़ा है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हर जगह ये लोग बताते हैं और हर जगह ये थ्योरी में यूज़ आती है। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। नाउ वी एक्चुअली मूव ऑन टू टेक्निकल पार्ट्स, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों में जाते हैं। उसमें से फर्स्ट है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव वेरी नियरली the same meaning, very nearly the same meanings। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो वर्ड्स का एग्जैक्ट सेम मीनिंग हो। जैसे फ्यूलेस है, आपको लगा सिमिलर है उनके मीनिंग्स, बट कभी भी उनका एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं होता। तो ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है कि एग्जैक्ट सेम मीनिंग्स हो, बट क्योंकि ऐसा कस्टम हो गया कि ये लोग मीनिंग इनका सेम हो जाता है, तो इसीलिए उनको सिनोनिम्स बोलते हैं। तो सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम है। जैसे ईजी और सिंपल, दोनों का मीनिंग सेम है। ईजी और सिंपल दोनों का मीनिंग सेम है। या फिर इलास्टिक फ्लेक्सिबल का मीनिंग सेम है। लाइट एंड एफर्टलेस का मीनिंग सेम है। पेन और ट्रबल का मीनिंग सिमिलर है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, सेम नहीं है, सिमिलर है। तो ऐसे दो वर्ड्स जिनका मीनिंग सिमिलर है उनको हम बोलते हैं सिनोनिम्स। ओके, जैसे बिगिन, कमेंस, स्टार्ट, इनिशिएट। बिगिन, कमेंस, स्टार्ट, इनिशिएट। मैं अगर बोलूँगी ओके वी आर बिगनिंग विद द लेक्चर, ओके वी आर कमेंसिंग विद द लेक्चर, ओके लेट्स इनिशिएट विद दिस टॉपिक और लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। अरे तो आप बोलोगे मैडम समझ गया ना, करो ना शुरू, बात एक ही है, आप क्यों इसको बार बार अलग अलग तरीके से बोल रहे हो? येस, they have similar meanings, but if we go in details they do not have similar meanings। कैसे? अब जैसे देखो, begin is the most common word, commence is used on formal occasions for court proceedings, religious and other ceremonies and military operations, and start suggesting setting out a particular point of journey, case, but not necessarily after an action, or initiate implies taking on the first step or step in a process। कि बिगिन तो सबसे कॉमन है, कमेंस हम फॉर्मल प्रोसीडिंग्स में यूज़ करते हैं कि कोर्ट हो गया, रिलीजियस सेरेमनीज हो गया, इसमें हम कमेंस यूज़ करते हैं। और इनिशिएट मतलब कि जब हम पहली बार कुछ करने जा रहे हैं तब हम उसको इनिशिएट बोलते हैं। ये डिटेल्स है, ये अलग अलग डिटेल्स हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो लोग सेम नहीं है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि वो सिमिलर है, और जो वर्ड सिमिलर मीनिंग के होते हैं उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब बच्चे देखो, हर इसमें आपको सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, होमोनिम्स में, सब में आपको ढेर सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। व्हाट आई कैन डू इज सिंपली रीड आउट टू यू एग्जाम कि हाँ, अडेप्ट का सिनोनिम है प्रोफिशिएंट, स्किल्ड। एब्सटेन का सिनोनिम है रिफ्रेन, विथहोल्ड। मैं इसमें आपको क्या समझाऊं? ये वर्ड है, इसका ये सिनोनिम है। इफ़ यू वांट आई कैन रीड इट विल ओनली टेक 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी नहीं, 5 मिनट्स लगेंगे, मुझे सिर्फ रीडिंग करना है। बट मेरे रीड करने से कुछ नहीं होगा ना, ये 3 वर्ड है, ठीक है। आपको हो सकता है एडेप्ट का मीनिंग नहीं पता, आपको प्रोफिशिएंट और स्किल्ड का मीनिंग पता है, तो अगर स्किल्ड का मीनिंग पता है तो आपको पता है कि ये दोनों भी सिमिलर मीनिंग के हैं। क्यों? क्योंकि सिनोनिम्स ही हैं। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स? इसीलिए दिस चैप्टर इन स्पेसिफिक आप जितनी बार रीड करोगे, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न दिस चैप्टर। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, बट ये सारे जो वर्ड्स हैं, देख रहे हो आप? ओके, ये सारे जो वर्ड्स हैं, सी यहाँ तक खत्म हो रहे हैं, मतलब A to Z की सीरीज के उन्होंने आपको मैक्सिमम वर्ड्स दे दिए हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं, आप जितनी बार रीड करोगे, हर कैटेगरी में जितनी बार रीड करोगे उतना आपका एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ेगा। सिर्फ मेरे यहाँ पे ओरली पढ़ने से कुछ नहीं होगा इसमें। दिस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट फ्रॉम योर एंड, दिस इज समथिंग दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कितने वर्ड्स पढ़ोगे। और इसमें भी आपको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज वाली चीज़ है। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज मैंने क्यों केटर किया, उसमें भी मैं आपको बोल सकती थी कि सामने मीनिंग दिया, पढ़ के समझ लो, जो नहीं समझेगा मुझसे पूछ लेना। बहुत सारे टीचर्स ऐसा कर भी रहे हैं, बट नहीं, उसमें हर वर्ड का मीनिंग समझाने को था, इसलिए मैंने हर वर्ड का आपको मीनिंग समझाया। यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग समझाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि वो सिमिलर वर्ड्स हैं। तो हर इसके अगर हम ऐसे सिर्फ रीडिंग करेंगे तो कोई सर पाँव नहीं बैठेगा उस बात का। इसीलिए आपको जब भी टाइम मिले, टाइम तो कभी नहीं मिलेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। जब भी आप बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक खोल रहे, चाहे कोई भी चैप्टर के लिए हो, आप इसको रीड करिए, रीड करेंगे तो आपका अब्जॉर्प्शन लेवल इसमें बढ़ेगा। वी कैन
वी कैन नॉट टेक आउट एवरी सिंगल वर्ड एंड रीड फ्रॉम A to Z सीरीज इन एवरी कैटेगरी. सिनोनिम्स में भी A to Z लेंगे, एंटोनिम्स में भी A to Z लेंगे. नो, डजंट मेक एनी सेंस कि अगर मैं सिर्फ उसको पढ़ के आपको बता रही हूँ तो इट्स प्लेन वेस्टेज ऑफ टाइम. एंड अकॉर्डिंग टू मी योर टाइम इज वेरी प्रेशियस, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इट. ओके, हाँ एक चीज़ हो सकती है कि आपको कुछ भी नहीं समझ रहा. ये 3 वर्ड्स दिए हैं, ये 3 वर्ड्स दिए हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ रहा, एक का भी मीनिंग नहीं समझ रहा, तो आप मेरे को रीच आउट करो. आप मेरे को रीच आउट करो कि मैडम ये 3 वर्ड्स दिए हैं, तीनों का सिमिलर वर्निंग मीनिंग है, पर मेरे को एक का भी मतलब नहीं पता. तो यू रीच आउट टू मी ऑन द नंबर्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन टू यू. मैं तुमको एक का मतलब समझा दूंगी तो तुमको बाकी 2 का भी समझ जाएगा. ठीक है, ये कर रहे हैं हम. यू आर ओपन टू आस्क मी 1000 क्वेश्चंस ऑल्सो, बट दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू रीड एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल. मैंने आपको बराबर समझाया कि सिनोनिम्स क्या है, जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं 2-3 एग्जाम्पल्स लेके वैसे भी समझाया. एंड सिमिलरली आई एम गोइंग टू डू फॉर अदर कैटेगरीज ऑल्सो, बट ये पूरी रीडिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, waste of time in the class. You have to take out time and you have to read it so that you get absorbed with these words. Okay, next we move on to antonyms. Antonym is a word opposite or contrary in the meaning to another word. Synonyms क्या थे मैडम? Synonyms थे कि 2 ऐसे words थे जिनका meaning same था. easy का भी meaning वही है, simple का भी वही meaning है. Antonyms ऐसे है कि 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग कंप्लीटली ऑपोजिट है, जिनका मीनिंग कंप्लीटली ऑपोजिट है. बचपन में हम पढ़ते थे ना ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स, तो इनका दोनों का वर्ड का मीनिंग कंप्लीटली ऑपोजिट. अप का एंटोनिम हो गया डाउन, डाउन का एंटोनिम हो गया अप, स्लिम का एंटोनिम हो गया फैट, फैट का स्लिम एंटोनिम हो गया स्लिम. तो दीज आर ऑपोजिट्स. ये मैंने आपको बहुत बेसिक थिंग में समझाया कि दीज आर ऑपोजिट्स. टॉल का एंटोनिम हो गया शॉर्ट, मतलब टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट, तो टॉल का एंटोनिम शॉर्ट. तो दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स, मतलब दीज आर वर्ड्स जिनका ऑपोजिट मीनिंग है एक दूसरे से. बट इसमें एक चीज है, इन मोस्ट केसेस एग्जैक्ट मीनिंग और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्ड्स डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड. इट बीइंग सो अ वर्ड में हैव मोर देन 1 एंटोनिम ऑल्सो. ओके, अब जैसे सॉफ्ट है, अब सॉफ्ट है, आप बोलोगे कि सॉफ्ट का तो मैडम सॉफ्ट का मीनिंग होना चाहिए हार्ड, सॉफ्ट का एंटोनिम होना चाहिए हार्ड, सॉफ्ट का एंटोनिम होना चाहिए हार्ड. करेक्ट, में भी सॉफ्ट का एंटोनिम हो सकता है हार्ड, एब्सोल्युटली राइट. बट ये बोल रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट में हर इसका अलग मीनिंग हो सकता है. ये एक ही वर्ड है सॉफ्ट. अब ये सॉफ्ट ड्रिंक हॉट ड्रिंक हो सकता है. सॉफ्ट ड्रिंक का नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स, उसका एंटोनिम क्या होगा? हार्ड ड्रिंक्स. सॉफ्ट कलर मतलब एकदम हल्का लाइट कलर, उसका एंटोनिम होगा ब्राइट कलर. सॉफ्ट टोन्स वियर टोन, सॉफ्ट टेक्सचर रफ टेक्सचर. तो एक ही वर्ड है सॉफ्ट, बट उसको कम किसके साथ यूज कर रहे हैं, क्या सॉफ्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका एंटोनिम क्या है. सॉफ्ट टेक्सचर है तो भैया रफ टेक्सचर आ जाएगा, देन सॉफ्ट का एंटोनिम इन दैट केस विल बी रफ. सॉफ्ट ड्रिंक है तो भैया उसका एंटोनिम हो जाएगा हॉट ड्रिंक्स. तो आपको सॉफ्ट का मीनिंग पता है, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका एंटोनिम चेंज हो सकता है. इसीलिए बोला गया है अब वर्ड में हैव मोर देन 1 एंटोनिम. अब वर्ड में हैव मोर देन 1 एंटोनिम, ये मैंने मार्क करके रखा है. दिस कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, कि भैया आप बताओ ट्रू और फॉल्स अ वर्ड कैन हैव मोर देन 1 एंटोनिम. तो आप बोलोगे नहीं सॉफ्ट का मीनिंग तो हार्ड ही है. अरे हाँ, इन जनरल वही है, बट हम कौन से स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग हर वर्ड का अलग ऑपोजिट हो सकता है. सो द आंसर विल बी ट्रू. ओके, देन अगेन सी, अगेन वही चीज हो रही है, अगेन वही चीज हो रही है. A to Q उन्होंने पूरे आपको A to Q उन्होंने पूरे आपको एंटोनिम्स दे दिए हैं. उन्होंने पूरे आपको एंटोनिम्स, इसमें ये भी है एबल, अनेबल, अबनॉर्मल, नॉर्मल, नो पॉइंट. कोई सरपाव ही नहीं है कि हम एक एक वर्ड को पढ़ें. हाँ, इसमें भी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आपको नॉर्मल का मतलब पता है तो आपको अबनॉर्मल का मतलब अगर नहीं पता तो आपको समझ जाएगा कि एंटोनिम है तो ऑपोजिट है, तो नॉर्मल से ऑपोजिट जो होते होंगे उनको अबनॉर्मल बोलते होंगे. सो इन केस अगर आपको दोनों वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा है, फील फ्री टू रीच आउट, बट एक एक वर्ड पढ़ना इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम. एंड टाइम भी हम तब उस पर इन्फ्यूज करें जब हमें कुछ व्यर्थ लगे, मतलब कुछ लॉजिक लगे उस चीज़ के पीछे, उससे कुछ बेनिफिट हो. जैसे हम इतनी बार रिवाइज करते हैं तो उसमें भी टाइम जाता है, बट उसके एडवांटेजेस है इसीलिए हम करते हैं. ओके, होमोफोन, होमोफोन, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम. जैसे आप होमोसेक्सुअल सुनते हो, तो होमोसेक्सुअल क्या होते हैं? जिनको सेम सेक्स के लोग पसंद होते हैं, जिनको सेम जेंडर के लोग पसंद होते हैं. तो होमो ऑलवेज मीन्स सेम. एंड फोन मीन्स साउंड. होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड.
तो होमोफोन मतलब सेम साउंड, होमोफोन मतलब सेम साउंड, होमो मीन सेम, फोन मीन साउंड, तो होमोफोन मतलब सेम साउंड, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सेम साउंड करते हैं बट मीनिंग अलग है। ये ऐसे वर्ड हैं जो सेम साउंड करते हैं पर मीनिंग अलग है। होमोफोन्स आर टू वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट डिफरेंट मीनिंग। मैडम ऐसे कौन से एग्जाम्पल है? टू, टू, टू ऐसा भी हो सकता है, TWO भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। एट, एट ऐसा भी हो सकता है और इसको भी हम एट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो सुनने में होमोफोन, फोन मीन साउंड, सुनने में सेम लग रहे हैं कि एट 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 एट, बट मैं कौन सा एट बोल रही हूँ ये नहीं समझ में आ रहा है। एट 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 एट, ये मैं कौन सा एट बोल रही हूँ वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि दीज आर वर्ड्स विच हैव सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। ओके, या सेल, ये सेल है जो आप बैटरी में सेल यूज करते हैं वो, ये सेल है, इसको भी सेल ही बोलते हैं, जो हम बेचते हैं उसको सेल बोलते हैं। ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल्स विच मीन, which sound the same but have different meanings. These are words which sound the same, सुनने में सेम लग रहे हैं but meaning अलग अलग है। Axis, excess, axis, excess, axis, excess, axis, excess के नहीं समझ में आ रहा, सुनने में सेम लग रहे हैं, meaning अलग अलग है। 8 वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। बेर, बेर, बेर एक जानवर का भी नाम है। दिस बेर इज अ जानवर का नाम, एंड दिस बेर इज की ओ टू बेर अ ह्यूज लॉस, टू बेर समथिंग, या फिर बेर मीन्स नॉट कवर्ड, दैट इज ऑल्सो बेर, दैट इज ऑल्सो बेर। दीज आर अलग अलग वर्ड्स। सेल, सेल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। दे साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अगेन होमोफोन के यहाँ पे गिन के आपको कुछ 4 या 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बट ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं, ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम में आपको अगर ये 5 छोड़ के कोई आ गया तो क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? अरे करना चाहिए ना, आप उसको प्रोनाउंस करके देखोगे, प्रोनाउंस करके देखोगे, अरे ये दोनों सुनाई सेम दे रहे हैं बट इनका मीनिंग अलग अलग दिया हुआ है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन। तो वही मैं कह रही हूँ बार बार कि अगर हमें वो चीज, होमोफोन होता क्या है, सिनोनिम होता क्या है, एंटोनिम होता क्या है, उसका अगर हमको मीनिंग पता है तो एग्जाम्पल्स हमारे लिए केक वॉक हो जाएंगे। ओके, फिर आपको दुनिया में कितने भी एग्जाम्पल्स, हम चलो ऊपर की A to Z या A to Q सीरीज भी सॉल्व कर लें, बट वो R से ले लेंगे कोई, या वो कुछ और ही वर्ड ले लेंगे जो बॉक्स में नहीं दिया है, तो फिर तुम क्या करोगे, है ना? So you can only do your best to understand the word and know how to practically use it. Then we move on to homonym. There's another word that begins with homo. Homo again means same. Homophone, homo was same, phone was sound. यहाँ homonym है. Homo means same, homo means same and nym means name. Homo means same and nym means same. A homonym is a single word with one spelling that has more than one meaning. मतलब यहाँ ऊपर क्या था मैडम होमोफोन में, कि वो 2 अलग अलग वर्ड थे जो सुनने में सेम लग रहे थे बट मीनिंग अलग अलग थे। होमोनिम है कि भैया जिनकी स्पेलिंग भी सेम है, होमोनिम मीन्स निम मीन्स नेम, जिनकी स्पेलिंग भी सेम है, जिनको लिखते भी एक तरीके से है बट जिनका मीनिंग अलग है, जिनका मीनिंग अलग है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो लिखते भी सेम तरीके से हैं बट जिनका मीनिंग अलग है। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं मैडम? ऐसे वर्ड्स हम एग्जाम्पल देखते हैं। एड्रेस, एड्रेस, अरे भैया सेम लिखा है पूरा, देख लो, एक भी डी और एक भी एस कम नहीं है, दोनों का अलग अलग है। एक होता है टू एड्रेस समवन, एक होता है टू एड्रेस समवन और एक होता है आपका घर का एड्रेस। आई कैन गिव यू द एड्रेस ऑफ अ गुड अटॉर्नी, ये किसी प्लेस का एड्रेस है। द लेटर वाज एड्रेस टू मी टू एड्रेस समवन, दिस वाज दैट मीनिंग। देन बैट एंड बैट, बैट क्रिकेट बैट वाली बैट भी हो सकती है, एंड बैट वो जो चमगादड़ को भी बैट बोलते हैं। तो ऐसे करके what does this sentence mean? He need to find a mean between frankness and rudeness. Mean means middle value भी हो सकता है और means mean मतलब कि क्या हो सकता है? Right and right, right and right. I'm not sure if I'm right and right turn, मतलब सही गलत वाला right और left right वाला right. तो ये ऐसे words हैं जिनका मैडम स्पेलिंग भी सेम है, देखने में दोनों एकदम सेम लग रहे हैं क्योंकि स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। देखने में दोनों सेम लग रहे हैं बट मीनिंग अलग अलग है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बाक, इसका एग्जाम्पल हो सकता है बाक, ये भी लिख लो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। बाक
एक कुत्ते का जो भौंकता है तो बोलते हैं डॉग इज बार्किंग, और एक ट्री का जो आउटर लेयर होता है उसको भी बार्क बोलते हैं। ओके, सो दैट वाज होमोनिम्स। नेक्स्ट वी मूव टू सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। The skill to substitute a single word for many helps the speaker writer express himself better. जैसे मैंने आपको बताया कि many words you are very good at it, you are outstanding at it, this is very very huge, this is enormous। ऐसे जब आप किसी अलग अलग सेंटेंस को एक वर्ड से सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसको सिंगल वर्ड, और कभी भी ऐसा प्रेफर किया जाता है कि आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंस ना बोलें, आप उसको एक वर्ड में बोल के बात को ख़त्म करें। आप जैसे एमेच्योर, आप ऐसे लिखते हो कि आई एम न्यू टू दिस, आई एम डूइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई एम स्टडिंग CS फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई एम अपियरिंग फॉर CSET very first time, I am learning to bake, I am learning to bake a cake for the very first time। ऐसे भी बोल सकते हो, या उसको ऐसे बोल सकते हो I am an amateur at baking, क्योंकि amateur का मीनिंग ही होता है कि आप कोई चीज़ में नए हो, कोई चीज़ आप पहली बार कर रहे हो। ये देखो, one who learns a subject as a hobby, one who learns a subject as a hobby, मतलब I am amateur at baking, और I am डूइंग बेकिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब आप एक सब्जेक्ट एज अ हॉबी जब कर रहे हो तब उसको एमेच्योर बोलते हैं। या फिर प्लीज डू नॉट, प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट वाज, प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट पॉट प्लेस्ड, इट माइट ब्रेक ईजिली, प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट ग्लास, इट माइट ब्रेक ईजिली। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इट माइट ब्रेक ईजिली को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट पॉट, इट इज़ वेरी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब बहुत जल्दी से टूट सकता है, फ्रेजाइल मतलब समथिंग विच कैन बी ईजिली ब्रोकन। तो अगेन इन सब चीज़ों के इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन सब चीज़ों के इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एंड सबके मीनिंग बाजू में लिखे हुए हैं, सबके मीनिंग बाजू में लिखे हुए हैं। एंड इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग या जो वर्ड यहाँ नहीं मेंशन या मीनिंग यहाँ मेंशन नहीं है, वो एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ही आपको समझते जाएगा। तो आपको मिनिमम आपको इतने वर्ड्स तो जो यहाँ दिए हैं वो पढ़ने ही हैं। लर्न मत करो यार, लर्न करोगे पागल हो जाओगे, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू हैव अ मेमोरी ऑफ इट कि अच्छा इसका ये मीनिंग होता है। ओके, वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज नथिंग बट स्पेलिंग मिस्टेक, बाजू में लिख सकते हो आप। इन्होंने ये भी बता के रखा हुआ है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी नॉर्मली स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो ये इन्होंने नीचे डब्बे में बता के रखा है कि ये सारे वर्ड्स हैं ऐसे, इसके एग्जाम्पल्स हैं, फ्यू एग्जाम्पल्स हैं जो कि गलत तरीके से सम ऑफ द, देखो हमेशा हर जगह लिखा होगा सम ऑफ द, ताकि अगर वो कल को इसके बाहर पूछे तो तुम उन पर चढ़ो नहीं कि तो मेरी बुक में लिखा है, तुमने तो बुक में एग्जाम्पल दिया ही नहीं था इसका। वो तो बोल ही रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे और भी वर्ड्स हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं। इसका मैं तुमको एक रूल बताती हूँ, इसका मैं तुमको एक रूल बताती हूँ। कॉमन मिस्टेक होता है कि जब अगर कोई रिसीव वर्ड है, रिसीव हो गया, अचीव हो गया, तो ये जो वर्ड्स में हमको ये नहीं समझ में आता कि पहले आए आएगा कि पहले ई आएगा, पहले आए आएगा कि पहले ई आएगा, कैसा फॉर्मेट होगा, इसमें हमको हमेशा कंफ्यूजन आएगी। तो मैं इसका एक तुमको थंब रूल दे देती हूँ, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये CSET छोड़ दो, लाइफ लॉन्ग तुम कभी नहीं भूलोगे अगर तुमको इस थंबनेल याद आ गया। तो वो थंबनेल क्या है, आई और ई अगर साथ में यूज़ हो रहे हैं और तुमको नहीं पता कि आई कब यूज़ होता है एंड ई कब यूज़ होता है, सो यू विल यूज़ दिस थंबनेल, आई before E except after C, I before E except after C, मतलब हमेशा E के पहले I ही आएगा, हमेशा E के पहले I ही आएगा, except before C, except before C, I before C except after C। बट अगर C के बाद कोई ऐसा वर्ड जैसे रिसीव है, जैसे रिसीव है, नीचे इसका एग्जाम्पल भी दिया होगा, ये प्लीज़ लिख लो कहीं, ये प्लीज़ लिख लो कहीं, ट्रस्ट मी यू विल थैंक मी, आप ज़िंदगी भर ये चीज़ यूज़ करोगे, क्योंकि मुझे जिस इंसान ने ये चीज़ सिखाई मैं आज भी उसको थैंक यू बोलती हूँ कि हाँ यार ये मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था इसमें, उस इंसान ने मुझे बता दिया ये चीज़। आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। अब देखो आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, रिसीट है, रिसीट है, तो अब आपने बोला मैडम हमेशा आई के पहले ई आता है, आपने बोला हमेशा आई के पहले ई आता है, ये देखो आई ई
ई के पहले हमेशा आई आता है, आई बिफोर ई, आई बिफोर ई मतलब ई के पहले हमेशा आई आएगा, ई के पहले हमेशा आई आएगा, ई के पहले हमेशा आएगा, एक्सेप्ट आफ्टर सी। अगर सी के बाद ई आई का प्लेसमेंट करना है तो सी के बाद हमेशा ई आई होगा। आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, हमेशा आई आएगा ई के पहले अगर आई ई साथ में आ रहा है तो, बट अगर सी के बाद आपको देखना है कि आई आएगा कि ई आएगा तो हमेशा ई आएगा। इसीलिए वो थंब रूल याद रख लो, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, तो हमेशा याद रहेगी वो चीज़। एक जो कॉमन मिस्टेक है आपकी कम हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हम इसको ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करते हैं, तो वो आप ध्यान रखो। ओके, स्पेलिंग एरर्स, कहाँ कहाँ स्पेलिंग एरर्स होती है, दिस कैन नॉट बी अ क्वेश्चन बट ठीक है देख लो। स्पेलिंग एरर्स वहाँ होती है जहाँ पे एक ही लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे टुमारो हो गया, बिगिनिंग में डबल एन आ रहा है, टुमारो में डबल आर आ रहा है, तो तुमको समझ में नहीं आता कौन सा लेटर डबल आ रहा है कौन सा सिंगल आ रहा है, तो तुम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो। ई आई और आई ई का इन लोगों ने अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है उसी चीज़ का, बट यही है वो थंब रूल ही है कि आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, ठीक है। एंड देन एक्स्ट्रा लेटर समटाइम्स एट द एंड ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जैसे लूज, लूज है तो डबल ओ कहाँ आएगा, सिंगल ओ कब आएगा, तो लूज इज इन, मैं आपको बता देती हूँ, ये कन्फ्यूजन अगर किसी को होगा तो ये जो डबल ओ वाला है ये एडजेक्टिव है कि दिस कुर्ता इज़ वेरी लूज टू मी, दिस टॉप इज़ वेरी लूज टू मी। एंड ये लूज जो सिंगल ओ है ये एक लॉस के बारे में सफ़र कर रहा है कि हाँ मतलब जैसे लॉस्ट वाला, वी लॉस्ट दिस मैच, ओके, तो वो वाला लूज है, ये विन लूज वाला लूज है। तो ऐसे सब केसेस में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। आई जेड ई आएगा कि आई एस ई आएगा, इसमें ब्रिटिशर्स अमेरिकन का झगड़ा है। इंडिया में पर्सनली दोनों चीज़ें चलती है, किसी चीज़ के ऊपर ऐसे मारामारी नहीं होती है। तो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स थे जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, स्पेलिंग मिस्टेक आती है। एक थंब रूल वाला जो है आई ई वाला, इसके एग्जाम में भी आने के चांसेस ज़्यादा है, और एग्जाम में अगर बाई चांस नहीं भी आता तो लाइफ में तो हमेशा काम आएगा ही। ऑलवेज रिमेंबर दैट थंब रूल, ओके। देन वी मूव ऑन टू स्ट्रेस एंड रिदम। A syllable is the meaning rhythmic sound of a spoken language. A word may have one or more syllables. A word may have one or more syllables. For example, there is only one syllable in fame, name, claim, train. Syllables मतलब कितने vowels का sound आ रहा है, कितने vowels का sound आ रहा है एक word से, उसको syllables बोलते हैं। जितने vowels का sound आ रहा है, vowels अ आ ई यू ए ए ई आई ओ यू, जितने उनका sound आ रहा है उसको बोलते हैं syllables। जैसे name में ए का sound ज़्यादा आ रहा है तो उसमें एक ही syllable है। और टू इन एड्रेस, तो ऐसे करके जितने वावल्स का साउंड आ रहा है उनको बोलते हैं सिलेबल्स। एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट एंड फॉर्म फ्रेज और टेक्स्ट, किसी भी चीज़ को जब हम छोटा करके लिखते हैं तो उसको एब्रीविएशन बोलते हैं। किसी भी चीज़ को हम छोटा करके लिखते हैं तो उसको एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे ETC इज़ एक्चुअली एन एब्रीविएशन फॉर एक्सेट्रा। एक्सेट्रा को हम ETC ही लिखते हैं, या तो स्कूल में लिखते थे ना PTO प्लीज़ टर्न ओवर, तो वो भी एक एब्रीविएशन है। तुम्हारे TTIL BRB ये सब भी एब्रीविएशंस ही हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एब्रीविएशन, द फर्स्ट 2 or 3 वर्ड्स ऑफ नेम्स आर यूज्ड टू फॉर्म एन एब्रीविएशन। मास्टर ऑफ आर्ट्स, पोस्ट मेरिडियम, BBC, मतलब इसमें इसमें फर्स्ट जो वर्ड है इनिशियल है उसको यूज़ किया गया है एंड उसको एब्रीविएट किया गया है। मतलब फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड का या सारे हर इसकी इनिशियल्स का एब्रीविएट करके लिखा हुआ है। या फिर एक्रोनिम्स आर कैन बी यूज विद अ फुल स्टॉप एट द एंड, जैसे कैप्टन को CAPT लिखा जाता है, जनरल को GEN डॉट लिखा जाता है। एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स एंड कॉमर्स, अगेन फर्स्ट लेटर्स मिला के हर इसका एब्रीविएट किया गया है। मिस्टर को हम MR लिखते हैं, डॉक्टर को DR लिखते हैं। आप फुल स्टॉप लगाओ नहीं लगाओ इसमें कोई मतलब नहीं है। वेट्स एंड मेजर्स को एब्रीविएशन KG LB, पाउंड्स, यार्ड्स, केमिकल सिंबल्स H2O वगैरह, ये सब एब्रीविएशन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्रीविएशन से कुल मिला के दुनिया में बहुत सारे एब्रीविएशन हो सकते हैं। कुल मिला के अगर किसी चीज़ को हम छोटा करके लिख रहे हैं, उसको प्रॉपर फुल फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप वहाँ लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो। एब्रीविएशन को शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं। कुठं गेलं, शॉर्ट फॉर्म,
किसी चीज़ को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो उसको एब्रीविएशन बोलते हैं। एंड ये बहुत सारे एब्रीविएशंस थे। अब इसमें प्लूरल और सिंगुलर का भी है कि कब प्लूरल में अगर कोई एब्रीविएशन हमें प्लूरल का करना है तो उसको कैसे एब्रीविएट करेंगे। तो जनरल रूल टू मेक एन एब्रीविएशन प्लूरल इज टू रिपीट द सेम अल्फाबेट हाउएवर, या फिर एस ऐड कर देते, जैसे कैप्टन्स है या MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हम उसको लिख देते हैं MLAs, छोटा सा एस लिख देते हैं तो समझ में आ जाता है कि बहुत सारे MLA की बात हो रही है। तो नॉर्मल फॉर्म होता है कि एस लगा देते हैं, बट इसके एक्सेप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एक्सेप्शन की कहाँ यूज़ नहीं होना है। जैसे मिस्टर और मैसर्स हैं सॉरी मैसर्स इन प्लूरल फॉर्म, मिस्टर का प्लूरल फॉर्म इज मैसर्स। अब मिस्टर के आगे तुम एस लगा दोगे तो वो मिसेस बन जाएगा ना, जेंडर ही चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए ऑब्वियसली एस लगाने से वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो इसीलिए वहाँ पे एस नहीं लगेगा, वहाँ पे मिस्टर इज मैसर्स इन प्लूरल फॉर्म। एंड साइंटिफिक टर्म्स जो होते हैं kg 4 kg एक्सेट्रा, उसमें कभी भी एब्रीविएशन नहीं होता। आप कभी अपने मैथ्स के प्रॉब्लम में देखना तो 100 kg भी अगर लिखा है तो 100 kgs कभी नहीं लिखा रहता है, 100 kg ही लिखा रहता है। ओके, देन वी मूव ऑन टू इडियम्स एंड फ्रेजेस, पर मैंने बोला था कि अभी हम आज यहीं तक करेंगे, तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। यू जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, सो आई नो मैंने बोला था कि हम इसको यहीं तक ख़त्म करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, बट इट्स ओनली बीन 45 मिनट्स ऑफ द क्लास एंड सिर्फ 15-20 मिनट्स का ही चैप्टर बचा है। तो हमारी नॉर्मली भी क्लास 1 घंटे की ही होती है, तो आई थिंक वी शुड जस्ट फिनिश इट ऑफ, क्योंकि इससे आप जितना जल्दी हम फिनिश ऑफ करेंगे उतना जल्दी आपको भी ज़्यादा टाइम मिलेगा कि पढ़ने के लिए, वापस से रीडिंग करने के लिए कि आपको क्या बचा है क्या नहीं बचा है। ओके, सो प्लीज़ कोऑपरेट, ओके, प्लीज़ कोऑपरेट। इडियम्स एंड फ्रेजेस, अ सिंपल वर्ड लाइक गो चाइल्ड, ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे रीचिंग फॉर द मून, रीचिंग फॉर द मून, ये बोलते हैं ना कि ही इज ट्राइंग टू रीच फॉर द मून। अब रीच फॉर द मून मतलब वो क्या असली में चांद तोड़ने का कहने का मतलब जा रहा है क्या? तो नहीं, रीचिंग फॉर द मून मतलब ही इज ट्राइंग टू रीच टू ग्रेटर हाइट्स, वो कोशिश कर रहा है कि वो जितना ज़्यादा बड़ा जा सके, जितना ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच सके उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचे, तो हम उसको बोलते हैं कि रीचिंग फॉर द मून। अब रीचिंग फॉर द मून मैं एज इट इज़ अगर देखूंगी तो रीचिंग फॉर द मून से हमें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल हमें वो रीचिंग ऑफ द मून का हिडन मीनिंग पता है। हमें रीचिंग फॉर द मून का ये मीनिंग पता है कि वो कैसे कैसे यूज होता है कॉमनली, तभी हमें समझ में आएगा कि रीचिंग फॉर द मून क्या है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें सेंटेंस पढ़ने से, या जो ऐसे वर्ड्स है जो पढ़ के हमें नहीं समझ में आए कि उनका मीनिंग क्या है, जिनका एक अलग से हिडन मीनिंग होता है, उनको बोलते हैं इडियम्स, उनको बोलते हैं इडियम्स। ओके, या फिर जैसे हिंदी में बोलते भाग के बुद्धू घर को आए, भाग के बुद्धू घर को आए, भाग के बुद्धू लौट के बुद्धू घर को आए, सॉरी, लौट के बुद्धू घर को आया, या यहाँ दाल नहीं गलने वाली। ये ऐसे वर्ड्स है जो हमें देख के नहीं समझ में आता कि क्या वर्ड्स, अगर सिर्फ हम वो वर्ड को पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बट क्योंकि हमें पता है कि वो कहाँ यूज होते हैं, वो कैसे कॉमनली एक्सेप्ट हो गए हैं, वो कैसे, उसका क्या कॉमन यूसेज है, तब जाके हमें उसका मीनिंग समझ में आता है। Okay, a simple word like go is a part of child's vocabulary, so much so that the primitive bushman had an equivalent for its in language. But look at the following sentences. Go मतलब जाओ, go मतलब जाओ, एक बच्चे को भी समझते हैं please go from here, तो बच्चा भी चले जाएगा कि अरे मेरे को जाने को बोल रहे हैं। एक सिंपल वर्ड है go, okay. But look at the following sentence. Have ever got a Mumbai number at first go. मुंबई नंबर एट फर्स्ट गो। अब अगर मैं गो को अगर जाने के सेंस में पढ़ती हूँ तो मतलब आप बोल रहे हो एवर गॉट अ मुंबई नंबर एट फर्स्ट, जाना मतलब क्या आपको एक कोई मुंबई नंबर पहले जाने से मिली है? डजंट मेक एनी सेंस। ओके, ही इज ऑलवेज ऑन द गो, ही इज ऑलवेज ऑन द जाना, ही इज ऑलवेज ऑन द जाना, डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे मीनिंग है गो का अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग मीनिंग हो गया है गो का एक अलग ही मीनिंग आ गया है जो उसकी यूसेज से एक्सेप्टेड हो गया है। एवर गॉट अ मुंबई नंबर एट द फर्स्ट गो मतलब क्या आपको पहली बार में कभी मुंबई की लोकल मिली है क्या? उनका कहने का मतलब वो है कि क्या आपको पहली बार कभी मुंबई की लोकल मिली है क्या, कि हाँ अभी लोकल गई और आप चढ़ गए उसमें। फर्स्ट गो मतलब पहली दफा में। या फिर ही इज ऑलवेज ऑन द गो, अरे ये हमेशा बिजी रहता है, अरे ये हमेशा अपने काम पे ही रहता है। ही इज ऑलवेज ऑन द गो मतलब वो हमेशा उसका कुछ ना कुछ काम चलते ही रहता है, वो खाली पीली नहीं बैठता है।
तो एक जो सिंपल वर्ड था गो, जिसका बच्चे को भी मतलब पता था कि गो मीन्स जाना, यहाँ से जाओ, उसको गो बोलते हैं। उसको दो, ये सिर्फ दो एग्जाम्पल्स है जो आपको दे दिए कि एवर गॉट अ मोमेंट नंबर ऑन द फर्स्ट गो, कि क्या पहली दफा में मिला है। ऑलवेज ऑन द गो मतलब क्या वो एकदम सुपर बिजी रहता है, कंटिन्यूसली ही इज डूइंग समथिंग और द अदर। तो गो इज नॉट नो लॉन्गर अ सिंपल वर्ड फ्रॉम अ चाइल्ड्स वोकैबुलरी। ओके, now combine go with another simple word down. Look at the boxer going down on the first count. Going down मतलब on the, look at the boxer going down on the first count मतलब अगर हम जाओ, नीचे जाना बोलेंगे क्या, नीचे जाने को उसको बोलेंगे going down? नहीं, going down on the first round मतलब वो पहले ही राउंड में हिट होके उसका गेम खत्म हो गया पहले ही राउंड में। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। मीनिंग हैज चेंज्ड without go forming a new alliance. A literal translation of this two word combined go down will not help, and this happens very often with many words in English. Go down has to be undertaken in its own right and its own particular context. This is an idiom which the dictionary defines as the expression, form of expression peculiar to a language. As such, idioms are not peculiar to English language alone. They are found in other language already said. But as already said, they cannot be transliterated into corresponding characters of another alphabet or language from one language to another. All such combinations of words used in a peculiar fashion are called as idiomatic expressions. मतलब एक particular किस way में use हो रहा है, किस अंदाज में use हो रहा है, क्या उसका common usage है। आप लिटरली, अगर वो लिटरली मतलब वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर अगर हम लिटरली उसको पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगा, आप गलत इंटरप्रेट करेंगे। आपको उसकी कॉन्टेक्स्ट कैसे आपको समझना है, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं इडियम्स। एंड फ्रेज हमने ऊपर भी पढ़ा था, फ्रेज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सेंटेंस विच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस बट हैज़ एन इंडिपेंडेंट मीनिंग एंड मेक सम सेंस। मतलब उसका कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता वो वर्ड से, बट वो वर्ड से आपको कुछ मीनिंग समझ में आएगा। ओके, एंड a phrase is quite often equivalent to an adjective, adverb or noun. We would here, however, confine ourselves to phrases which are used idiomatically in the language itself. Therefore, idioms are the source of sparkle and polish. Very often, idiomatic expression has no exact equivalent in the language itself. Take for example, bring up. We know by long usage what it means, and yet the dictionary meaning rare is best a poor substitute for it. The list is below is by no means exhaustive. Even so, it is fairly long. A glance at them will brush up your memory. ये सारे idiomatic expressions हैं जो आपको नीचे दिए हुए हैं, एंड अभी मैं नीचे दिखाऊंगी कितने देर पूरी हवा निकल जाएगी पूरी, बट तभी भी इतने सारे देखो। फर्स्ट कैटेगरी में दिए हैं 8, सेकेंड कैटेगरी में दिए हैं 30, थर्ड कैटेगरी में दिए हैं, बाप रे बाप, थर्ड कैटेगरी में दिए 41, तो टोटल हो गए 79 अभी तक, मतलब 80 हम पकड़ के चलते हैं। उसके बाद और दिए हैं 33, मतलब 113। उसके बाद और दिए हैं 9, मतलब कितना हो गया 122 समझ लो। 122 के बाद और 6 दिए हैं 128, और 2 130, उसके बाद और 14 145 एंड अराउंड, मतलब हम पकड़ के चलते कि मोटा मोटी आपको 15 इडियम्स दिए हैं, आपको 15 चीज़ों का मीनिंग बताया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद भी जुर्म देखो, कि यहाँ लिखा है कि द लिस्ट बिलो इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब सिर्फ इतना ही होना, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये जो नीचे की लिस्ट है ये इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ इतने ही इडियम्स है, सिर्फ इतने ही फ्रेजेस हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमने आपको, ये कुछ 150 एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने आपको, जो आपको यू पढ़ोगे तो आपके बेटरमेंट के लिए रहेगा, बट ये सारे एग्जाम्पल्स नहीं हैं। जो कि चीज़ मैं आपको अभी तक पूरे लेक्चर में बोलते आ रही थी कि इन लोगों ने हर चीज़ के जो एंटोनिम्स के एग्जाम्पल्स दिए, सिनोनिम्स के एग्जाम्पल्स दिए, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो एक एक वर्ड को हमें रीड आउट करने का कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रीड इट अगेन, रीड इट अगेन, रीड इट अगेन, रीड इट अगेन। इतनी बार उस चीज़ को पढ़ते रहो, उतनी बार उस चीज़ को रीड करते रहो कि वो आपके जहन में घुस जाए। ओके,
सिर्फ वही सोल्यूशन है। कोई भी टीचर आपको बैठ के इतने सारे इडियम्स लर्न नहीं करा सकता, और वो इडियम्स अगर लर्न भी करा दिया तो भी उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो 151 भी पूछ सकते हैं आपसे। ओके, सो यहाँ दिया हुआ है सम वर्बल idioms are, we shall begin with idioms each consisting of a verb and a preposition. A single verb can give us a number of idiomatic expressions by attaching two different prepositions to itself. For example, turn out, turn up, turn down, etc. You may have become familiar with the usage of most of the verbal idioms to, मतलब एक verb को लेके, turn को लेके उसमें बहुत सारे idioms बन सकते हैं, turn up, turn down, तो वो बताना चाह रहे कि वो वर्बल इडियम्स होते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। बीट बैक, इसका मीनिंग दिया है कंपेल टू रिट्रीट, द फायरमैन वर बीटन बैक बाय द फ्लेम्स एंड द बिल्डिंग वाज रिड्यूस्ड टू एशेस। या फिर बॉयल डाउन टू, बॉयल डाउन का मीनिंग दिया है टू अमाउंट टू, कि बोलते ना कि दिस एंटायर थिंग हैज, दिस एंटायर आर्ग्यूमेंट हैज बॉइल्ड डाउन टू वन थिंग विच इज ऐसा 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 ऐसा। तो बॉयल डाउन मीन्स कि दिस हैज summed up to, this has come up to one particular thing or such particular thing. To amount to, this entire argument has boiled down to the fact that we would not join the movement unless we saw some monetary gain in it. Cast aside, to reject or to throw. People normally cast aside. Cast aside मतलब set aside कर देना, मतलब उसको अलग कर देना। Okay, gloss over means to ignore. ऐसे करके हर इसके एग्जाम्पल्स दिए। इन विच प्रिंसिपल वर्ड इज़ वर्ब, ये सब जो हेडिंग्स दिए ना कि किस में प्रिंसिपल वर्ड वर्ब है, किस में क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी आपको इडियम्स दिए गए हैं ये आपको पता है क्या। अब अगेन इसमें इतने सारे इडियम्स दिए हैं। To fall into someone's lot, to fall into someone's lot, to become someone's lot. It has fallen to the lot of the eldest brother to pay off the debt. To fall into someone's lot मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाना। तभी वहाँ एग्जाम्पल दिया है to fall into the, कि वो ब्रदर की इस पे आ जाता है उसका डेट। To get the upper hand or to get the better of, to prevail over. I have an upper hand if I have a good command. I have an upper hand in scoring good. I have an upper hand in the business communication subject in CSEET if I have a good command over my language. इसका ये मतलब अपर हैंड मतलब आपके पास एक एज है, आपके पास एक सुपीरियॉरिटी है बिजनेस कम्युनिकेशन में, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज बराबर से अच्छा है तो। हरी गॉट द बेटर ऑफ सुरेश इन द डिग्री एग्जामिनेशन। ओके, अ गिव एंड टेक पॉलिसी। गिव एंड टेक पॉलिसी बोलते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग इज अ गिव एंड टेक पॉलिसी, या फिर मतलब तो गिव एंड टेक पॉलिसी मतलब म्यूचुअल कंसेशन से, म्यूचुअल कंसेशन से अगर हम कोई चीज़ करें। अ गिव एंड टेक पॉलिसी अलोन कैन नॉट रिस्टोर पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। टू हैव अ बोन टू पिक विद, टू हैव अ डिफरेंस विद अ पर्सन दैट हैज़ नॉट येट बीन फुल्ली एक्सप्रेस्ड, मतलब कोई चीज़ आपको अभी भी चुभ रही है तो दैट इज कॉल्ड एज टू हैव अ बोन टू पिक। ऐसे करके गॉड नोज देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। और बेस्ट पार्ट इज कि हर इसका एग्जाम्पल का मीनिंग दिया हुआ है। बोन ऑफ कंटेंशन, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, हर इसका ब्रैकेट में मीनिंग दिया हुआ है, हर इसका ब्रैकेट में आपको मीनिंग दिया हुआ है। सो ये 150 के 150 की अगर मैं सिर्फ रीडिंग करूँगी तो तुम आगे का भी नहीं सुनोगे और तुम चुपचाप सो जाओगे। दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इवन इफ वी एंड अप रीडिंग ऑल दीज 150 थिंग्स। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपको रीडिंग से ही आएगा। जितनी बार आप रीड कर रहे हो, अगर आप खाली पीली बैठे तो इसको देख लो, सुन लो, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसका मीनिंग क्या है। सेंटेंस फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करो तो सेंटेंस फॉर्म में समझता जल्दी है। ओके, then we move to proverbs. Proverbs contain Holmes' truth as well as universal truth. Naturally, therefore, they are transferable so far as the meaning goes from one developed language to another. The appeal is direct. Many of them had their origin in folk literature. Here are some proverbs with example. Better late than never. Better late than never. Hope springs eternal in the human breast. One never loses hope. There is no fool like an old fool. An aged lover. Example is better than percept. He who plays the piper calls the tune. मतलब ये मुहावरे जिसको बोलते हैं ना, मुहावरे होना, भैंस के आगे बीन बजाना, जिसका एक अलग से मीनिंग होता है। तो प्रोवर्ब्स इज नथिंग बट मुहावरे, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, या फिर आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मतलब एक ट्रबल से दूसरी ट्रबल में जाना। इट नेवर रेन्स बट पोर्स। ऐसे करके बहुत सारे, अगेन यू सी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं
to hit the nail on the head, every man for himself and God for us all. ये सब चीज़ें कॉमनली यूसेज हो रही है, कॉमनली एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अडेप्ट हो जाती है, तो उनको प्रोवर्ब्स बोलते हैं, मुहावरे जिनको हम बोलते हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स, आपने सुना होगा, ये भी बहुत फेमस है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, मतलब दो लोग अगर एक ही चीज़ पे दिमाग लगाएंगे तो दैट विल बी बेटर देन एक इंसान एक इस पे दिमाग दौड़ रहा है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, जो एक पॉपुलर सेइंग्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोवर्ब्स। तो ये थे प्रोवर्ब्स। अगेन इसका भी यही सोल्यूशन है, रीड 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 रीड, द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू रीड द बेटर इट इज़। इफ़ यू आम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, बच्चे इफ़ यू हैव एनी सिंगल डाउट, सड़े से सड़ा डाउट हो, कोई भी डाउट पहली बार तो सड़ा होता नहीं, अगर तुमको तुम्हारे दिमाग पे लग रहा है कि वो सड़ा डाउट है या बहुत ही सिली डाउट है, मैं मैम से कैसे पूछूं, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मैं हर डाउट का आंसर देने के लिए बैठी हूँ। बट ये इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम टू रीड एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि मेरे रीड करने से तुमको समझेगा नहीं, मेरे एक बार तुमको पढ़ के सुना भी लिया तो भी तुमको समझेगा नहीं, तुमको वो बार बार रीड करना ही पड़ेगा, तभी तुमको समझेगी वो बात। फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जैसे लैटिन वर्ड्स थे, रिपोर्टर मीन्स टू रिपोर्ट बैक टू, वर्ब, verb was derived from a Latin word verbum which means to word। तो ऐसे करके लैटिन वर्ड्स हैं जो कि बहुत कॉमनली हमारे इसमें यूज होते हैं। एबिनिशियो, वॉइड एबिनिशियो आप लॉ में पढ़ते हो, वॉइड एबिनिशियो मतलब फ्रॉम द, इट इज़ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एबिनिशियो इज अ फॉरेन टर्म जिसका मीनिंग होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स है। दिस पर्टिकुलरली आई पर्टिकुलरली फील कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाता है, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपको जैसे बहुत कॉमन वर्ड्स जैसे एबिनिशो है, फ्रॉम द बिगनिंग है, जो आपको लॉ में भी एब ओरिजिन है, फ्रॉम द ओरिजिन है, या जिससे आप समझ में आ रहे हो कि ओरिजिन है तो फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे ये एल लिखा है तो मतलब ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, तभी ब्रैकेट में एल लिखा हुआ है। तो एड वेलोरम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, जैसे स्टैम्प ड्यूटी हमने आपको, ये एड वेलोरम हमने बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में भी पढ़ा है। एडेंडा लिस्ट ऑफ एडिशंस, आला कार्टे अकॉर्डिंग टू द कार्ड लिस्ट, जो जो मीनिंग आपको इजीली समझ में आ जा रहा है कि हाँ जैसे वर्ड से डिराइव हो रहा है ना। एब ओरिजिन मतलब फ्रॉम द ओरिजिन, तो ध्यान में रखने में भी आसानी हो रही है। वैलोरम मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अगेन ध्यान में रखने में आसानी हो रही है। अला कार्टे मीन्स अकॉर्डिंग टू द कार्ड, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। तो ऐसे करके आपको जिनकी चीज़ों में आपको अब जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड है ऑकरेंट, तो ये मीनिंग है, ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, तो आप इसको कोशिश करो एक बार दो बार रीड करने की। अगर फिर भी आपके दिमाग में नहीं बैठ रहे तो छोड़ दो, फिर भी आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और तुम इसमें जान लगा दोगे 5 दिन की तो वो वर्थ नहीं है। तुम इसी टॉपिक पर अगर 5 दिन की जान लगा दोगे तो वर्थ नहीं है। हाँ, रीड करके देखो, तुमको जो जो समझ में आ रहे हैं, जैसे तुम जिसमें लॉजिक लगा रहे हो, एब ओरिजिन और फिर फ्रॉम द ओरिजिन, तो तुमको मीनिंग का कनेक्शन बैठ रहा है, उसको टिक कर दो और फिर उसी को बार बार पढ़ो ताकि वो परफेक्ट हो जाए। जो चीज़ें एकदम ही सर के ऊपर से जा रही है उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, उस पर टाइम स्पेंड करके कोई मतलब नहीं है। 1-2 मार्क के पीछे इतनी दौड़ा भागी मत करो, इट्स नॉट वर्थ इट। स्मार्ट वर्क करो रादर देन जस्ट हार्ड वर्क। ये मेरा सजेशन है। तुम बोलोगे मैडम हमको डिमोटिवेट कर रही है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैं स्मार्ट वर्क करने बोल रही हूँ, मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रही। मैं बोल रही हूँ ना स्मार्ट वर्क से अगर तुमको सारे तुम सबके लॉजिक लगा सकते हो याद करने के तो कर लो, स्मार्ट वर्क से सबकी लॉजिक लगा सकते हो तो कर लो। बट मैं ये बोल रही हूँ कि 1-2 मार्क के पीछे 5 दिन मत लगाओ। वो 5 दिन में तुम अपने 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो 5 दिन में तुम अपने 50 में से 35 प्लस ला सकते हो बार बार रिवाइज करके। तो मैं स्मार्ट वर्क बोल रही हूँ इस चैप्टर में रादर देन हार्ड वर्क। ओके, बॉर्न वॉयज, जैसे आपको पता है बॉर्न वॉयज मूवीज में भी यूज होता है, दैट मीन्स टू हैव अ गुड जर्नी। ऐसे करके बहुत सी देख रहे हो मतलब कोई अंत नहीं है इंस्टीट्यूट का दे देने का। इंस्टीट्यूट का ऐसा हमने दे दिया, हमने इतने दे दिया, अब इसके बाद भी हम कुछ भी पूछ सकते हैं, हमको मत बोलना बाद में अगर हमने कुछ और पूछ लिया तो। ओके, सो गाइज प्लीज़, एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, एब्रीविएशन ऊपर अगेन उसी चीज़ का रिपीट है ये। बस ये चीज़ आप एक बार मार्क कर लो कि लास्ट टॉपिक है, ये चीज़ आप एक बार मार्क कर लो कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एब्रीविएशंस यूज़ करते टाइम, कि अगर आपको बहुत कम एब्रीविएशन यूज़ करना है, अगर आप एब्रीविएशन अवॉइड कर सकते हो तो आप फुल फॉर्म लिखो। जैसे आपको लॉ के टीचर्स भी बोलते हैं कि बार बार MC ऐसे मत लिखो। अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम इन हैंड, तो आप प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखो, उससे प्रेजेंटेशन बेटर लगेगा, उससे एक अलग लेवल आता है एग्जामिनर को इंप्रेशन का। हाँ, अगर टाइम कम बचा है तो MCA लिख दो। तो वही वो कहने का मतलब है कि जहाँ आप अवॉइड कर सकते हो एब्रीविएशंस वहाँ अवॉइड करो,
जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ कर सकते हो। फिर use full stops and capitals in the traditional way, do not forget to punctuate the rest of the sentence normally। कि हाँ यहाँ पे आपने एब्रीविएशन यूज़ कर दिया, इसका मतलब नहीं कि आगे आप कहीं पे भी कॉमर्स वगैरह यूज़ नहीं करोगे क्योंकि आपने एब्रीविएशन यूज़ किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। अगेन ये लैटिन एब्रीविएशंस है, दिस अगेन BC है, तो ये आपको बिफोर क्राइस्ट, इसमें भी आपको वही अप्रोच फॉलो करनी है जो आपको जम रहा है वो करना है। जो भी फॉरेन टर्म से रिलेटेड है मैं उस पर एडवाइस नहीं करूँगी कि उस पर अपना पूरा माथा फोड़ दो, अपनी पूरी जान लगा दो, उसको मैं एडवाइस नहीं करूँगी। और ये सब चीज़ों का एब्रीवेट नहीं किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ों का एब्रीवेट नहीं किया जाता है? वर्ड सच एज थॉट, थ्रू, नाइट, नाइट, ये जो तुम ऐसे लिखते हो, गुड नाइट, ये सब एब्रीवेशन इज़ नॉट अलाउड। NITE, माई को तुम जो महा लिखते हो, पहली बात तो ये एब्रीवेशन कैसे हो मुझे समझ में नहीं आता, एक लेटर ज़्यादा ही लिख रहे हो, टाइम वेस्ट हो ही रहा है तुम्हारा, फिर भी इनकरेक्ट इंग्लिश लिखते हो। ओके, डेज और वीक्स ऑफ द मंथ हमने पहले ही बता दिया कि डेट को कभी भी एब्रीवेट नहीं किया जाता। वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कभी भी सेंटेंस एब्रीवेशन से यूज मत करो, इट डज नॉट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। पीपल्स नेम्स अनलेस दोज एब्रीवेशंस हैव कम टू एक्सेप्ट इट एज निकनेम, जैसे हर इसको तुम अपना DV DRV ऐसे मत बुलाओ अनलेस एंड वो फेमस हो गया है उस नाम से, अनलेस एंड वो नोन हो गया है उस नाम से। Courses such as eco for economics, pol science for political science, no, courses should be written in full forms only। यहाँ पे advisable है कि आप इसको use ना करें। Should be avoided, should be avoided, must be avoided नहीं लिखा है, मतलब compulsion नहीं लिखा है, ये guidelines दे रहे हैं कि यहाँ पे आप ये सब चीज़ें मत use करो। Okay, then we have MCQs around 13 MCQs हैं हमारे पास नीचे, but उसके पहले हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को। इट्स सच अ ग्रेट थिंग टू नो कि ये पहला हमारा ऐसा चैप्टर होगा, सिर्फ इकलौता ऐसा चैप्टर है जो हमने एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया। एंड इवन फॉर टुमारोज लेक्चर, टुमारो मतलब कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी ऐसा ही होगा बच्चे। कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी क्योंकि दुनिया में पता नहीं कितने पैराग्राफ है, कौन सा पैराग्राफ उठा के आ जाएगा कोई हवा नहीं लगेगी। तो कोई भी पैराग्राफ आ जाए उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी, उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो वो मैं बताऊंगी। खैर उसकी बात हम कल करेंगे। अभी वील जस्ट टेक 5 minutes और सो एंड वील क्विकली रिवाइज इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज, ग्रामर एंड इट्स, ओ सॉरी आई जस्ट केम टू द, पुरानी यादें ताज़ा करने आ गई मैं, वेरी रॉन्ग वेरी रॉन्ग। क्या करते हैं मैडम, अरे क्या करेंगे, गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेसन 2 एनरिचिंग वोकैबुलरी, वोकैबुलरी की आपको कितनी नॉलेज है वर्ड्स की, उसको वोकैबुलरी बोलते हैं। क्यों अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए? कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में हेल्प करता है, पर्सनल लाइफ, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है। एंड उसके बाद बहुत सारे वोकैबुलरी के टॉपिक्स दिए थे, चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे कि आपको जो वर्ड आते हैं तभी आप यूज़ करोगे, तो अकॉर्डिंग टू योर वोकैबुलरी, अकॉर्डिंग टू सामने वाला है कि वोकैबुलरी उसको भी तो समझना चाहिए कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, मैसेज यू इंटेंड टू कन्वे कि डिसअपॉइंटमेंट का मैसेज है कि अर्जेंट है कि रिक्वेस्ट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है रीजनल और नेशनल डिफरेंस के साथ, एंड देन अडेप्शन आपको पर्पस एंड क्लैरिटी के हिसाब से अडेप्ट करके मैसेज लिखना है। टिप्स जो आपको राइट वर्ड चूज़ करने में हेल्प करेगी वो है सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, फैमिलियर वर्ड्स यूज़ करो, जार्गन अगर कॉमन जार्गन्स है तो ही यूज़ करो नहीं तो मत यूज़ करो, अवॉइडिंग यूजिंग सुपरफ्लुअस वर्ड्स, कम वर्ड्स यूज़ करो, चूज शॉर्ट वर्ड, सुपर लॉन्ग वर्ड्स यूज़ करने से गलत इंप्रेशन आता है, जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स, नो मैन वुमेन और फीमेल मेल टू बी देयर इन द वर्ड। देन वी केम टू द टेक्निकल टॉपिक, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स ऐसे होते हैं मैडम जो दो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सिमिलर होता है, सेम नहीं होता है, जिनका मीनिंग सिमिलर होता है सेम नहीं होता, जैसे ईजी और सिंपल मीन्स का मीनिंग सिमिलर होता है। इसके एग्जाम्पल्स दिए नीचे। एंटोनिम, एंटोनिम ऐसे वर्ड होते हैं मैडम जिनका मीनिंग ऑपोजिट होता है एक दूसरे से, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए एक वर्ड का वन वर्ड कैन हैव मोर देन वन एंटोनिम ऑल्सो। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ था, मैंने आपको बताया था। देन वी केम टू होमोफोन्स। होमो मीन्स सेम एंड फोन मीन्स साउंड। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो साउंड सेम करते हैं, जो साउंड सिमिलर करते हैं बट मीनिंग अलग अलग होता है इनका, जैसे सेल सेल, एट एट, बेर बेर। होमोनिम, होमोनिम मीन्स अगेन होमो मीन्स सेम, निम मीन्स नेम, तो वर्ड्स विद द सेम मीनिंग जिनकी स्पेलिंग भी सेम है बट मीनिंग अलग अलग है, जैसे एड्रेस एड्रेस, बैड बैड, मैच मैच, राइट राइट। सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप एक सेंटेंस की जगह अगर उसको एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं तो वो करिए क्योंकि वो बेटर इंप्रेशन देता है, जैसे एमेच्योर हो गया, जैसे फ्रेजाइल हो गया।
फिर वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल, स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे अगर एक ही वर्ड बार बार जैसे डी बार पे आ रहा है, या फिर लूज वाला केसेस हो गया, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, सी आई में आई ई में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। एंड देन स्ट्रेस एंड रिदम्स, इसमें हमने वाउल्स के बारे में पढ़ा कि सिलेबल्स के बारे में पढ़ा। फिर एब्रीविएशन मतलब किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म करना, उसको एब्रीवेट करके लिखना, जैसे एक्सेट्रा का हम ETC लिखते हैं। इसमें हमने प्लूरल में पढ़ा कि कभी भी प्लूरल नॉर्मली प्रैक्टिस होता है कि एस में आना है, बट मिस्टर के केस में आप एस में नहीं लिख सकते। और केजीज वगैरह में आप कभी भी केजी और टेक्निकल टर्म्स को आप नंबर्स को कभी भी आगे एस नहीं लगाते हैं। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, जिसका आपको वर्ड समझ के सिर्फ अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे उनका, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं समझेगा, आपको सिर्फ वर्ड से नहीं समझेगा। लाइक रीचिंग टू द मून, इससे आपको नहीं समझेगा, आपको उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में ही समझना पड़ेगा, उसके यूसेज के अकॉर्डिंग ही आपको उसको समझना पड़ेगा। फिर प्रोवर्ब्स जो कि बेसिक मुहावरे हैं, बेटर लेट देन नेवर, या जो पॉपुलर सेइंग्स हैं उनको प्रोवर्ब्स बोलते हैं। फॉरेन वर्ड्स एंड वेजेस, जैसे बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स हैं जो अभी हमारे यूसेज में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जैसे एबिनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग, एडिडम मतलब लिस्ट ऑफ एडिशंस, अला काटे मतलब फ्रॉम द कार्ड, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स हैं। फिर एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स में कुछ चीज़ ऐसी थी जो हमें ध्यान रखनी थी कि अगर आप एब्रीवेशन अवॉइड कर सकते हो एब्रीवेशन अवॉइड करिए, प्रॉपर कन्वेंशनल तरीके से एब्रीवेशन को लिखिए। और एब्रीवेशन लिखने से ये मतलब नहीं कि आगे का आप बराबर से उसको नहीं लिखेंगे। फिर लैटिन एब्रीवेशंस भी दिए हैं। फिर उसके बाद आता है डोंट एब्रीवेट द फॉलोइंग टर्म्स की थ्रू, नाइट, ये सब चीज़ों को एब्रीवेट नहीं करना चाहिए। और डेट को कभी भी एब्रीवेट नहीं करना चाहिए, एब्रीवेशन से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एंड कोर्सेस को या नेम्स को एब्रीवेट नहीं करना चाहिए अनलेस एंड वो पॉपुलर हो गया, जैसे APJ सर का पॉपुलर हो गया है। Okay, then we come to MCQ. Choose the word which is similar to the meaning given in the capital letters. Conferred, इसका meaning किससे similar हो सकता है, तो offered. Choose the word which is opposite in the meaning. Opposite in the meaning मतलब antonym. Inclement मतलब pleasant, opposite उसका. Pick the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningfully. The proud king turned a deaf ear to the advices of the counselor. ये वो वर्ड्स है जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक के केसेस में भी हो सकता है कि हम गलत स्पेलिंग यूज़ कर देते हैं या गलत वर्ड यूज़ कर देते हैं, या फिर ये होमोफोन्स भी हैं। होमोफोन्स की सारे एडवाइसेस सेम ही साउंड करते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली में एडवाइस देने वाला, ज्ञान देने वाला, सजेशन देने वाला एडवाइस यूज़ होगा। Choose the word that fits in the meaning of the sentence. He warned the workers against supporting these antisocial policies, which he declared would dash rather than defy, would encourage rather than defy the plight of the common people. Again, आपको इसको सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि वुड रेस्क्यू रादर देन डिस्ट्रॉय द प्लाइट ऑफ कॉमन पीपल। आपको डाल के देखना है कि कौन सा वर्ड ज़्यादा सेंस बना रहा है। यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंटेजियस डिजीज विच इज स्प्रेड ओवर ए ह्यूज एरिया। एपिडेमिक मतलब बहुत सारा, जैसे कॉलेरा को बीच में एपिडेमिक डिक्लेयर कर देते कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। स्वाइन फ्लू को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। lying, perjury. In each of the following questions, a related pair of words or phrases is followed by 4-lettered pair of words or phrases. Select the letter pair that expresses a relationship similar to the one expressed in the original statement. Lying, perjury, statement, testimony. Statement, testimony देना हमने पढ़ा है कि अपना statement देना. Subsequent, previous, significant, inconsequential and ऐसे करके दिए हुए हैं examples नीचे. He burnt his fingers by interfering into the neighbor's affair, got himself into trouble. इसमें कौन सा मीनिंग आ रहा है? burnt himself is not a idiom or anything. For the first week the apprentice felt like a fish of water. Fish out of water मतलब उसको uncomfortable feel हुआ, तो that is what. And given below few commonly used foreign language phrases. Select the current. Malafide means bad intention. This is malafide. This is malafide. Mala means malpractice. जैसे गलत practice को malpractice बोलते हैं, वैसे malafide means गलत intention. And बाकी सब देखो positive words है, तो उसी से समझ में आ जाता है कि ये आंसर है. Prorata. Prorata means according to the rate of proportion. And that's it. Okay, so with this we have completed chapter number 2 also. And अभी हमारा सिर्फ chapter number 3 बचता है comprehension. उसका भी मैं आपको अभी थोड़ा सा heads up दे देती हूँ कि उसकी भी सिर्फ strategies होगी कि कैसे tackle करना है. एक paragraphs पढ़ के उसमें कुछ होगा नहीं, कुछ sense नहीं है, क्योंकि chances इसके कम हैं कि institute वही paragraph आपको पूछ ले, और अगर आ भी गया by chance वही paragraph
तो आप उसको रट के आंसर नहीं कर सकते। आपको कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी पैसेज आए कैसे भी सॉल्व करना है, उसकी आपको स्ट्रैटेजी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, टुडेज चैप्टर, आई नो ये पहला ऐसा चैप्टर है जो हमने एक ही सिटिंग में फिनिश किया है, एक ही लेक्चर में फिनिश किया है, बट बच्चे इसका सोल्यूशन ही वही है। इसमें मेरे एफर्ट से ज़्यादा आपके एफर्ट से, मैंने आपको बताया कि मैंने आपको भूमि पूजन करा के दे दिया, अब आप इस पर कितनी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कितनी वोकैबुलरी डेवलप करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, सो डू नॉट टेक दिस इन अनदर वे कि मैम ने टाइम पास करने के लिए कराया। अगर बच्चे मैम को टाइम कम करना होता तो वो इतनी बार आपको रिविजन नहीं कराती हर चीज़ का। जैसे प्रीवियस लेक्चर था, हम रिविजन किए, हमने सिर्फ पंचुएशन पढ़ा एंड उसके बाद हमने अगेन रिविजन किया। सो इट्स नॉट अबाउट मी वांटिंग टू रिड्यूस द टाइम और एफर्ट्स, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट, इट्स जस्ट आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल विथ यू कि अगर मैं 150 वर्ड एक साथ पढ़ूंगी तो तुम्हारा इंटरेस्ट आगे के इसमें भी खत्म हो जाएगा और तुमको वो भूमि पूजन का बेस भी समझ में नहीं आएगा और वो 150 वर्ड में से भी कुछ समझ में नहीं आएगा। सो ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज कि यू पुट इन द एफर्ट्स फॉर दिस वन, यू पुट इन मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर दिस वन एंड बट अगेन अपना सर मत फोड़ना, इसके पीछे जितना जम रहा है फॉरेन वर्ड्स वगैरह में उतना ही पढ़ो, उसको टिक के मार दो, फिर बार बार उसी को रिवाइज करो ताकि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो अपना तो भैया केस बन जाए और नहीं आए तो अपने तो पढ़ा ही नहीं था वैसे भी। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि 20-30 मार्क का यही आने वाला है या 5-10 मार्क का यही आने वाला है, ऐसा नहीं होगा। सो आप अपनी मार्किंग्स करिए, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए इसको, अपने अकॉर्डिंग इसको क्रक्स करिए एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस चैप्टर। Okay guys, so I hope you understood how to tackle this chapter, you understood the basic concepts of things कि हाँ भैया इसका मतलब ये है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कितना और कैसे करना है ये मेरे पे डिपेंड करता है, मेरे पे मतलब आप पे डिपेंड करता है, तो वो आपको बात समझी हो एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वाज देयर इन दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। टिल देन यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बी हैप्पी, स्टडी वेल, enjoy yourselves and I'll see you guys very very soon. Till then, bye bye, see you, take care.